आ गया आप। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 की, जिसका नाम है दो ध्रुवता का एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पहले चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, सो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सोवियत संघ के जन्म के साथ और अंत भी हो जाता है सोवियत संघ के अंत के साथ। तो आखिर में अब सोवियत संघ का जन्म कब होता है? तो सोवियत संघ का जन्म होता है 1917 की रूसी समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के बाद। ये तीनों अलग अलग हैं, आपको इनको एक साथ मिक्स नहीं करना है, बट तीनों को याद जरूर रखना है कि रूसी, बोल्शेविक एंड समाजवादी ये तीनों एक ही क्रांति के अलग अलग नाम हैं। तो ये क्रांति होती है 1917 में, जिसके महानायक उभर कर सामने आते हैं व्लादिमीर लेनिन, जो स्थापना करते हैं यूएसएसआर की, यानी कि समाजवाद सोवियत गणराज्य संघ की। और इसकी स्थापना में शामिल होते हैं ये 15 गणराज्य, यानी 15 अलग अलग देश। साइज में अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो रूस बहुत बड़ा है, पर बाकी के जो 14 राज्य हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। ओके, तो इसके बाद 1917 में जब सोवियत संघ की स्थापना होती है, तो आखिर सोवियत संघ की स्थापना में क्या खास था? जैसे अमेरिका को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं अमेरिका का पूंजीवाद फेमस है, तो ऐसे ही सोवियत संघ उसके विरोध में या फिर कह लीजिए उसके अपोजिट में या उसकी विचारधारा को टक्कर देने के लिए समाजवाद की स्थापना करता है। अब समाजवाद होता क्या है? समाजवाद बेसिकली, समाजवाद की जो स्थापक हैं या जो जन्मदाता हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, लेकिन उसी से प्रेरित होकर जो व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना करते हैं, वो एक्चुअल में समाजवाद नहीं बल्कि साम्यवाद है। समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, अगर ऐसे शब्द आपको परेशान करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए एक ऐसी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं जिससे आप इन शब्दों के मतलब भी समझ पाएं और आपको ये शब्द आगे कभी परेशान भी ना करें। सो अब बात करते हैं कि यूएसएसआर, जब व्लादिमीर लेनिन समाजवाद की स्थापना करते हैं, इस सोवियत गणराज्य संघ की स्थापना करते हैं, तो आखिर किस प्रकार की प्रणाली थी? तो ये थी केंद्रीय योजना, राज्य के नियंत्रण पर स्थापित एक प्रणाली। अब ये केंद्रीकृत योजनाएं क्या होती? योजना हम सब जानते हैं, प्लानिंग, हम चीजों के लिए योजना बनाते हैं। आप भी तो अपनी जिंदगी की योजना बनाते हैं। सेम ऐसे ही देश का भविष्य कैसा होगा, देश किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, इसकी योजनाएं वहां पर केंद्र में बैठे लोग बनाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है केंद्रीकृत योजना। केंद्र में मौजूद सत्ता, पावर में बैठे लोग बनाते हैं योजना देश के विकास के लिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी पंचवर्षीय प्लान की योजना का जो सिस्टम अपनाया गया था वो सोवियत संघ से ही लिया था, क्योंकि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो काफी ज्यादा प्रेरित थे समाजवाद से, वो समाजवाद को काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन भारत में समाजवाद की स्थापना तो हो नहीं पाई। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था ली गई, कुछ रूप समाजवाद का लिया गया तो कुछ रूप पूंजीवाद का लिया गया। लेकिन जो पंचवर्षीय प्लान की योजना थी, जो 1917 आजादी के बाद 51 से चालू होती है और 2017 में जो आके फिनिश हो गई हैं, अब खत्म हो गई हैं, तब तक हर बार 5 सालों के लिए एक योजनाएं बनाई जाती थी और उसके अंदर मौजूद हम लक्ष्यों को प्राप्त करते थे। तो ये होती है केंद्रीकृत योजना वाली एक अर्थव्यवस्था। अब समझते हैं ये राज्य के नियंत्रण पर का क्या अर्थ है। जैसे कि भारत में आप जब देखते हैं तो आप कुछ सार्वजनिक क्षेत्र भी पाते हैं और कुछ निजी क्षेत्र भी पाते हैं, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन पे सरकार का अधिकार है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी हैं जहां पर लोगों का अपना स्वयं का अधिकार है। लेकिन समाजवाद में कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, देश का कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर निजी क्षेत्र के लिए कोई जगह नहीं होती। हर एक चीज पर नियंत्रण होता है राज्य का, सरकार का, केंद्र में बैठे हुए लोगों का। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि समाजवादी प्रणाली, एक जो समाजवादी सोवियत गणराज्य जो प्रणाली थी, वो एक केंद्रीकृत योजना और राज्य के नियंत्रण पर आधारित एक प्रणाली थी। अब बात करते हैं कि जब यूएसएसआर की स्थापना होती है 1917 के बाद और जो चलता है, अस्तित्व में रहता है 1990-91 तक, सो ये एक किस प्रकार की प्रणाली, इसका पूरा सिस्टम काम क्या करता था, इसकी विशेषता क्या थी? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि नियोजित अर्थव्यवस्था, जो मैं आपको अभी ऊपर समझा चुका हूं कि यहां पर क्या होता है, नियोजित प्लानिंग बनाई जाती है, पहले से प्लान बनाया जाता है, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ की एक अर्थव्यवस्था जो होती है नियोजित होती है। पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता, वहां पर कोई प्लान्स नहीं होते, बाजार की जो शक्तियां हैं वही सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ा रही होती है। तो केंद्रीकृत जो समाजवादी जो सोवियत संघ है हमारा, उसकी जो सबसे पहली विशेषता आप याद रखते हो, वो याद रखते हो, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, क्योंकि साम्यवाद है, साम्यवाद को अंग्रेजी में कम्युनिज्म कहा जाता है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा का यहाँ पे मतलब ये था कि पूरे सोवियत संघ के अंदर एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। विपक्ष का होना ना होना का कोई फायदा ही नहीं है। वहां पर जो फैसले केंद्र के द्वारा लिए गए हैं वही पूरे देश पे लागू होंगे। प्रत्येक चीज पर कंट्रोल किसका है? केंद्र का है। जो भी फैसले ले जाएंगे उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे, तो विपक्ष ना तो था ना जरूरत थी। दूसरा है कि स्टार्टिंग में बेरोजगारी ना के बराबर थी। जब ये सोवियत प्रणाली स्टार्ट हुई, 15 गणराज्यों ने मिलकर जब स्थापना करी, सब कुछ सिस्टम जब चालू हुआ, तो शुरुआत में सभी के लिए करने के लिए काम था, कोई बेरोजगार नहीं था। ना के बराबर मतलब बहुत कम मात्रा में। अब कुछ लोग तो बेरोजगार अपनी मर्जी से ही रहते हैं, उनका आप क्या कर सकते हो।
सो बेरोजगारी ना के बराबर थी। संचार प्रणाली उन्नत थी। संचार प्रणाली का अर्थ क्या है? संचार प्रणाली का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो साधन थे वो उन्नत थे, मतलब आना जाना बेहतर था। अब इसके पीछे का कारण ये नहीं कि इन्होंने बहुत काम किया और उसको बेहतर बनाया, इसके पीछे का कारण कुछ और है। कारण ये है कि आप देखोगे 20वीं जो शताब्दी थी वो युद्धों से भरी हुई थी। अंत में जाकर युद्ध शांत हुए, पर शुरुआत में पहला विश्व युद्ध भी हुआ, दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। तो इस दौरान क्या था, युद्ध होते थे, कभी किसी राज्य के किसी क्षेत्र पे कब्जा हो रहा है तो सेना को वहां पर जाकर के उसको रोकना था। तो इस कारण से इन्होंने सोवियत संघ, आपको देखोगे वर्ल्ड के मैप में तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है पृथ्वी का, तो इसके लिए इन्होंने अपनी संचार प्रणाली को बहुत बेहतर बनाया ताकि फटाफट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सके और वहां पर सहायता पहुंचाई जा सके। तो इसलिए इनकी जो संचार प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी। एक अगला पॉइंट जो आपको इसके अंदर याद रखना है कि पिन से लेकर के कार तक ये हर एक चीज का उत्पादन करते हैं, यानी आयात पर निर्भर राज्य नहीं था। ये छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों का उत्पादन स्वयं किया करते थे। तो इनकी एक ये खास बात भी थी कि यहाँ पे नीचे आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि पिन से लेकर कार तक, यानी उत्पादन जो है, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है कि सभी चीजों का उत्पादन करते थे लेकिन उसकी गुणवत्ता की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, ठीक है, कि गुणवत्ता कैसी थी उसको हम आगे समझेंगे। तो सोवियत प्रणाली की जो मुख्य बातें आपको अभी याद रखनी है वो ये है कि इसकी स्थापना होती है 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद, जिसको रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, और उसके नायक बनते हैं व्लादिमीर लेनिन, जो स्थापना करते हैं साम्यवाद की। रूस के साथ 14 और राज्यों को मिला के इसलिए 15 गणराज्य कहा जाता है, और स्थापना होती है यूएसएसआर की, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ की। और यूएसएसआर एक कैसी प्रणाली थी, तो केंद्रीकृत योजना, जहां पर केंद्र के द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी और राज्य के नियंत्रण में हर एक क्षेत्र रहता था, एक इस प्रकार की प्रणाली थी। और इसकी विशेषताओं में जो आप बातें याद रख सकते हो वो आप याद रख सकते हो कि नियोजित अर्थव्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, बेरोजगारी ना के बराबर थी माफ कीजिएगा, और उत्पादन के भी चाहे जो भी क्षेत्रों सब पे नियंत्रण सरकार का था। मिल्कियत जो भी थी, जो भी संसाधन थे, सभी चीजों पे पूरी तरह से कंट्रोल किसका था, वो था केंद्र में बैठे हुए लोग का, जिसको हम पॉलिटिकल की भाषा में राज्य कहते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके अगले टॉपिक की तरफ। हम सबने जाना कि सोवियत गणराज्य संघ जो था वो 1917 के बाद अस्तित्व में आया। इसके अंदर बहुत सारी खूबियां थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सब भी जानते हैं कि आखिरकार फिर इसका विघटन हो गया। तो अब समझते हैं कि आखिर सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है नौकरशाही का शिकंजा। मैंने यहाँ पर सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ही रखे हैं, वैसे पॉइंट इससे ज्यादा हैं, बट सबसे पहले नौकरशाही का शिकंजा। अब आप ये जान चुके हैं कि हर एक चीज पर नियंत्रण किसका था, गवर्नमेंट का, सरकार का, सरकारी चीज, हर जगह सरकारी सब कुछ है। तो अब आपने सरकारी चीजों के हालात भी देखे, जैसे हालात आपके देश में सरकारी चीजों के धीरे धीरे आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारी जगहों पर, सेम वही हालात वहां पर होने लगे। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जो सरकारी कर्मचारी थे, लोग थे, वो लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते थे, उसे पूरा करने में वही लापरवाही जो आप सरकारी क्षेत्र में देखने को पाते हो, तो वही। तो नौकरशाही का मतलब यहाँ पर सरकारी से है, ठीक है। पहले ये शाही नौकर होते थे राजा महाराजाओं के जमाने में, फिर ये बाद में बदल गया तो ये नौकरशाही हो गए। तो नौकरशाही का शिकंजा मतलब हर तरफ सरकारी क्षेत्र था और फिर उनकी लापरवाही थी, उनका भ्रष्टाचार था, उनका काम का ढीलापन था, तो इसलिए कहा गया कि नौकरशाही का शिकंजा बढ़ता चला गया। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का उपयोग हथियारों में। अब सोवियत संघ के पास संसाधनों की भरमार थी, संसाधन तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि अब अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, और दोनों के अंदर शीत युद्ध के दौरान क्या था, अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा के दिखाने, और उसका एक ही सोर्स था हथियारों को, खूब सारे हथियार बनाओ, एक दूसरे को दिखाओ, एक दूसरे को डराओ और दुनिया को बताओ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो सोवियत संघ के पास संसाधनों की भरमार थी, लेकिन उनका अधिकतर उपयोग जनता की भलाई के नहीं बल्कि हथियारों के बनाई में किया जा रहा था। तो ये सब कारण है सोवियत संघ के विघटन के। मतलब इन सभी चीजों को देखते देखते धीरे धीरे लोगों के मन में ये भाव पैदा होने लगा, वो बेहतर है, हम पिछड़ते जा रहे हैं, और यही धीरे धीरे सोवियत संघ के विघटन का कारण बनते हैं। थर्ड वन पॉइंट है कि पार्टी का करना है, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। अब भारत की बात कर लीजिए, अभी केंद्र कोई फैसला लेकर आती है, सरकार कोई फैसला लेकर आती है, अगर वो लोगों के हित में नहीं होता तो लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे आप अभी देख लीजिए, एक हमारा किसान आंदोलन चल रहा है जो, ठीक है, सो उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें लगा वो सही नहीं, तो उसका विरोध कर रहे हैं, और जनता लगातार उनसे मीटिंग कर रही है, उन्हें समझा रही है, उन्हें बातों को समझाने की कोशिश कर रही है। हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जहां पे जब जनता किसी चीज के ऊपर जवाब मांगती है, उस पर सवाल उठाती है, तो सरकार खुद आती है और उसका जवाब देती है। लेकिन सोवियत संघ के अंदर क्या हो रहा था, पार्टी जो थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जो भी पॉलिसी बनाई जनता के ऊपर थोप दी, लागू कर दी, लोग उसे मानो ही मानो, जनता उससे सवाल उठा रही थी, हमारे भले के लिए है, नहीं है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ता में थी, जो पावर में थी।
अगला है अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना। शुरुआत तो बड़ी धूमधाम तरीके से हुई, एकदम सब कुछ सही चला, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ थी, जो जीडीपी ग्रोथ थी, जो सकल घरेलू उत्पाद था, वो धीरे धीरे डाउन जाने लगा, कम होने लगा, जिसके रिजल्ट स्वरूप क्या हुए, बेरोजगारी बढ़ने लगी। पहले शुरू में हमने पाया कि बेरोजगारी ना के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सोवियत संघ के अंदर बेरोजगारी बढ़ने लगी। जो उपभोक्ता वस्तुएं थी उनकी कमी होने लगी, क्योंकि ज्यादातर चीजों को कहाँ लगाया जा रहा था, युद्ध के काम पे लगाया जा रहा था, अपनी पावर बढ़ाने पे लगाया जा रहा था, जनता के प्रति ध्यान कम था। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था स्लो डाउन होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, और ये सब चीजें धीरे धीरे बेस बना रही थी सोवियत संघ के विघटन का। जनता के मन में सरकार के प्रति, समाजवादी प्रणाली के प्रति, सत्ता में बैठे हुए लोगों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का पश्चिम के मुकाबले पीछे रह जाना। अब इसको पश्चिम का मतलब यहाँ पे अमेरिका से है। मैंने बताया कि पिन से लेकर कार तक हर चीज का उत्पादन ये स्वयं करते थे, लेकिन मैंने वहीं पर एक पॉइंट ये भी कहा था कि गुणवत्ता की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये वस्तुओं का निर्माण तो कर रहे थे, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका के मुकाबले कम थी। अब इसका फर्क क्या पड़ता था? इसका फर्क ये पड़ता था जिस रास्ते से हम कंपटीशन ले रहे हैं, जिसके सामने हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम बेहतर हैं, और अगर हम उससे ही पीछे रह जाएंगे तो हम कहाँ उससे बेहतर साबित हो पाएंगे। और लोगों को इस प्रणाली को इसलिए अपनाया था कि लोग ये मानते थे कि समाजवाद सोवियत संघ से बेहतर है, लेकिन उन्हें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी, जो उत्पादन हो रहा है, जो वस्तुएं बनकर आ रही हैं, वो पश्चिम के मुकाबले में उतनी बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर भी जनता के मन में धीरे धीरे एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक नाराजगी थी पार्टी के प्रति और इस पूरी प्रणाली के प्रति। पार्टी में सत्ता का लोभ होना। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, सत्ता में जो बैठे लोग थे, अब उन्हें, पार्टी में जो लोग मौजूद थे, उन्हें सत्ता का लोभ था। वो चाहते थे बस मुझे पद मिल जाए, मैं ये पावर ले लूं, फिर मैं ये फैसले ले पाऊंगा। उन्हें जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब व्लादिमीर लेनिन ने समाजवाद, साम्यवाद की स्थापना करी थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी प्रणाली जहां पर निजी के लिए कोई जगह नहीं है, सारे फैसले जब सरकार लेगी, सारे फैसले जब केंद्र में बैठे लोग लेंगे, तो वो फिर सिर्फ जनता की भलाई के फैसले होंगे, पहुंचाए जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा था, जो लोग थे पार्टी में मौजूद, वो धीरे धीरे सत्ता के लोभी होने लगे, उन्हें सत्ता का लालच आने लगा, जनता का भला गया, समझ रहे हो, गो टू। सो ये सारे धीरे धीरे कारण बने सोवियत संघ के विघटन के, जिनका अभी हमने पूरा डिटेल व्यू किया, जिसके अंदर आपको याद रखना नौकरशाही यानी भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। संसाधनों का उपयोग हथियारों में जो जनता की भलाई के लिए होने चाहिए थे, जनता के विकास के लिए होने चाहिए, देश के विकास के लिए, उनको छोड़ के कहाँ लगा दिया गया, हथियारों में लगा दिया गया। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। सरकार के द्वारा नीतियां लाई जा रही थी, थोपी जा रही थी लोगों के ऊपर, वो भले के लिए है, बुरे के लिए है। जनता उस पर अगर सवाल कर रही थी तो किसी प्रकार के कोई सवालों का कोई जवाब नहीं, यानी जनता के प्रति पार्टी जवाबदेह नहीं थी। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। शुरू में तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो फैसले थे वो अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में नहीं थे, तो अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और उपभोक्ता वस्तुओं की धीरे धीरे कमी होने लगी। पश्चिमी देशों के मुकाबले जो प्रौद्योगिकी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो धीरे धीरे पीछे रह गई। तो सारे हथियार तो हथियारों पे लगा दिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया, सो वो भी पीछे रह गया। एंड देन पार्टी में जो लोग थे वो सत्ता के लोभी हो गए, जनता को छोड़ दिया गया, और यही सारे कारण धीरे धीरे आगे चल के सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। तो पहले पॉइंट में हमने आज की वीडियो में समझा कि सोवियत प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली थी, दूसरे में हमने समझा कि आखिर सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे। तो बस आज की वीडियो में यही है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के जो बाकी बचे हुए पॉइंट हैं उनको क्लियर करेंगे कि भाई गोर्बाचेव की क्या नीतियां थी सोवियत संघ को बचाने के लिए, शॉक थेरेपी क्या थी, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या रहे, और भारत और सोवियत संघ का रिलेशन कैसा रहा। अगर आपने अभी हमारे पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको मैंने बताया आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पे पहली बार थे, वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको करना है एक और बहुत जरूरी काम, इस वीडियो को कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने साथियों के साथ, उनको जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।